हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ AITCS। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम जीएसटी एनुअल रिटर्न की दूसरे पार्ट यानी GSTR 9C के बारे में चर्चा करेंगे। एनुअल रिटर्न की फर्स्ट पार्ट दैट इज अबाउट GSTR 9 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड द related video has already been uploaded on the AITCS YouTube चैनल। आप लोग जा करके उसको देख और समझ सकते हैं। ये ट्यूटोरियल वीडियो स्पेसिफिकली AITCS स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, लेकिन दूसरे लोग दोज हु आर इंटरेस्टेड मे बी यूज्ड मे बी बेनिफिटेड विद दिस वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। व्हाट इज GSTR 9C, who is required to file GSTR 9C, who is not required to file GSTR 9C, what is the precondition for filing of GSTR 9C, what is the due date for filing of GSTR 9C, can GSTR 9C be revised, और लास्ट में ये देखेंगे कि GSTR 9C देरी से फाइल करने पे या नहीं फाइल करने पर लेट फीस क्या होगी। So let us discuss each and every point one by one in detail and in a simple manner so that the purpose of this tutorial video is fulfilled. सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज GSTR 9C? GSTR 9C क्या है? GSTR 9C is a self-certified reconciliation statement which is required for filing of reconciliation of particulars as per GSTR 9 and audited financial statement. अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो GSTR 9C एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। सेल्फ सर्टिफाइड क्यों है? क्योंकि इसे रजिस्टर्ड पर्सन जो 9C फाइल कर रहा है उसे खुद सर्टिफाई करना पड़ेगा। किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स या CA या प्रैक्टिसिंग CMA से सर्टिफाइड करवाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि इट इज ए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है कि अगर GSTR 9 और GSTR 9 एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसमैच होती है या मिसमैच नहीं भी रहे तो भी हमें ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के जरिए दोनों डॉक्यूमेंट्स में दिखाए गए सेल परचेज इनपुट टैक्स क्रेडिट को सर्टिफाई करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो GSTR 9C is a self-certified reconciliation statement where the particulars provided in GSTR 9 as well as in annual financial statement is to be produced. यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। नोट क्या है? Prior to financial year 2020-21, this statement was popularly known as GST audit because it was required to certified by practicing CA or CMA, but now the requirement of certification by practicing CA or CMS is not required. इसमें क्या था? फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में ये स्टेटमेंट जो है GST ऑडिट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय GSTR 9C सेल्फ सर्टिफाइड नहीं था। उस समय ये 9C प्रैक्टिसिंग CA या CMA से सर्टिफाइड करवाना पड़ता था। इसकी दो पार्ट होती थी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में डिटेल्स भरा जाता था
GSTR 9 में क्या दिखाया हुआ है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाया हुआ है, और पार्ट बी में प्रैक्टिसिंग CA या प्रैक्टिसिंग CMA उसको सर्टिफाई करते थे, साइन करते थे, अपनी मेंबरशिप लिखते थे, और इसलिए इसको GST ऑडिट बोला जाता था. बट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है. अब प्रैक्टिसिंग CA और CMA से सर्टिफाइड करने की जरूरत नहीं होती, और इसे रजिस्टर्ड पर्सन खुद सर्टिफाई करके ऑनलाइन फाइल कर सकता है. नाउ कम्स टू द आवर सेकेंड क्वेश्चन. वो क्या है? सेकेंड क्वेश्चन ये है, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9C. GSTR 9C फाइल करने की जरूरत किसे? GSTR 9C is required to file by every regular taxpayer whose aggregate turnover of goods or services or both during the relevant financial year exceeds rupees 5 crore. So we can see that GSTR 9C is required to file by every regular taxpayer. We know that in GST there are different types of taxpayer category: regular taxpayer, composition taxpayer, casual taxpayer, etc. So GSTR 9C is required only for regular taxpayers. First condition is that. Second condition is whose aggregate turnover of goods or turnover of services or both during the relevant financial year. Relevant financial year means मान लो 2021 या 22 की GSTR 9C फाइल कर रहे हैं, तो 2021 या 22 जिस साल के लिए फाइलिंग कर रहे हैं वो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर होता है, and that relevant financial year aggregate turnover should be more than rupees 5 crore. तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं? We have discussed at length in the tutorial video of GSTR 9. Here we are not going to discuss about calculation of aggregate turnover. For the time being, we should know that 9C is required only when aggregate turnover of regular GST registered person exceeds rupees 5 crore. Now comes to the next question, that is question number 3. Question number 3 is, who is not required to file GSTR 9C. इसके पहले के स्लाइड में हमने देखा कि who is required to file GSTR 9C. Now we have to answer who is not required to file GSTR 9C. 9C भरने की जरूरत किसे नहीं है? Following registered persons are not required to file GSTR 9C. Any department of central government or a state government or a local authority whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force. In short, हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C भरने की जरूरत नहीं है. अब देखते हैं कि कौन
और ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनको 9C की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं पड़ती GSTR 9C भरने की। अब इसमें और भी हैं जिन्हें 9C की जरूरत नहीं होती। वो हैं एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इन शॉर्ट it is called ISD. What is input service distributor? We shall discuss in another videos. For the time being, you only know input service distributor is an entity who is engaged in distributing or transfer of excess input on services. A person liable to deduct TDS under section 51 of the CGST Act 2017, that is the government department. For your kind information, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन गिवन a obligation to deduct TDS under GST from the payment of any contractor. कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वो स्टेशनरी सप्लाई करे, चाहे वो सिविल का काम करे, या फिर कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले, उसकी पेमेंट से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के साथ साथ GST की भी TDS काटता है। एंड बिकॉज ऑफ द डिडक्टिंग TDS अंडर सेक्शन 51, those are not required to file GSTR 9C. Again, a person liable to deduct TCS under section 52, that is e-commerce companies such as Amazon, Flipkart, etc. Here also, under GST, e-commerce companies has been given a duty to collect TCS from the persons who are registered on their portal for online selling of goods. जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन्स ई-कॉमर्स की कंपनी पर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किए हुए हैं और वे ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे उनकी पोर्टल से अपनी गुड्स की बिक्री करते हैं, तो at the time of the settlement these companies are liable to collect TCS at the certain percentage, and because of the TCS provision these companies are exempted from filing of GSTR 9C. उसके बाद एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है उन्हें भी GSTR 9C भरने की जरूरत नहीं है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन are those persons who occasionally enters into a business and they have no permanent establishment in the state. तो ऐसे पर्सन जो समय समय पे एज ए वेंचर के थ्रू बिजनेस करते हैं और वो जब वेंचर खत्म हो जाता है तो बिजनेस को बंद कर देते हैं और पर्टिकुलर स्टेट में उनका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, तो उन्हें एक स्पेशल सीरीज की GST नंबर अलॉट की जाती है और उनको बोला जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सो इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, filing of reconciliation statement in GST in the form of GSTR 9C is not required. और लास्ट में a non-resident taxable person, NRI taxable person who are doing business in India are not supposed to file GSTR 9C, means they are not obliged to file reconciliation statement GSTR 9C. Now move to the next question of the tutorial video. Next question क्या है?
नंबर 4 क्वेश्चन, उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट आर प्री कंडीशन फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9C। जीएसटीआर 9C भरने के लिए प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन मीन्स किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके जीएसटीआर 9C की फाइलिंग हो पाएगी। तो यहाँ हमने 3 प्री कंडीशंस लिखा है। वो 3 प्री कंडीशंस क्या हैं? पहला है रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट नॉट बी रिटर्न डिफॉल्टर। इसके पहले की ट्यूटोरियल वीडियो जीएसटीआर 9 में वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस प्री कंडीशन इज आल्सो देयर कि जिसको जीएसटीआर 9C फाइल करना है वो रिटर्न डिफॉल्टर ना हो, उसने अपने सभी ड्यू रिटर्न्स जैसे कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दी हो, चाहे वो विद इन ड्यू डेट फाइल करे या ड्यू डेट के बाद फाइल करे, पेनाल्टी के साथ, इंटरेस्ट के साथ। लेकिन जब तक रिटर्न क्लियर नहीं है तब तक जीएसटीआर 9C की फाइलिंग संभव नहीं है। Second precondition is that he has filed GSTR 9 before filing of GSTR 9C। यहाँ पे GSTR 9C की फाइलिंग GSTR 9 के बाद होनी है। You cannot over jump the step। ऐसा नहीं है कि आप GSTR 9C पहले फाइल कर दो उसके बाद GSTR 9 फाइल। The step is that GSTR 9 should be filed before filing of GSTR 9C। Third precondition is that he has attached copies of audited PL and balance sheet in PDF format where maximum size is 1 MB। जीएसटीआर 9C के साथ ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की सिंगल पेज, अनेक्सेस की जरूरत नहीं है, केवल सिंगल पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और सिंगल पेज बैलेंस शीट की स्कैन करके पीडीएफ में रखना है और उसको वहां पे अटैच कर देना है। So these are the preconditions for filing of GSTR 9C। In short, registered person must not be return defaulter, GSTR 9 must be filed before filing of 9C, and scan copies of audited PL and balance sheet in PDF format should be attached where maximum size is 1 MB। Now comes to the 5th question, and that is what is the due date for filing of GSTR 9C? So students, due date for filing of GSTR 9C is same as GSTR 9, that is on or before 31st December after the end of relevant financial year। जैसे ही relevant financial year खत्म होती है उसके बाद 31 दिसंबर को या इसके पहले GSTR 9C फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, इसकी जीएसटीआर 9C की फाइलिंग ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर 2022। नाउ डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या है? कैन जीएसटीआर 9C बी रिवाइज्ड? 9C फाइल कर दिए, उसमें गलती है, क्या उसको रिवाइज कर सकते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, नहीं कर सकते। लाइक जीएसटीआर 9, इट कैन नाइदर बी रिवाइज्ड और अमेंडेड। जीएसटीआर 9 में भी हमने ये देखा था कि उसको हम ना तो रिवाइज कर सकते हैं और ना अमेंडमेंट कर सकते हैं। सिमिलर वाइज जीएसटीआर 9C also cannot be revised and cannot be amended। इसलिए बी केयरफुल while filing GSTR 9
as well as 9C because there is no scope for amendment or revision. Now take the seventh and last question of this tutorial video, that is, what is the late fees for filing of GSTR 9C? अगर GSTR 9C फाइल करने में देरी हो गई या GSTR 9C फाइल नहीं किए, असेसमेंट के समय क्या पेनाल्टी लग सकती है, क्या लेट फीस लग सकती है? There is no specific late fees prescribed for filing of GSTR 9C. तो GSTR 9C के लिए GST एक्ट में कोई लेट फीस प्रिस्क्राइब नहीं की है, इसलिए पेनाल्टी में बी इम्पोज्ड ₹25,000 अंडर सेक्शन 125, दैट इज द जनरल पेनाल्टी क्लॉज ऑफ CGST एक्ट 2017. जैसे कि 9C की लेट फीस प्रिस्क्राइब की नहीं हुई है, तो उसमें जनरल पेनाल्टी क्लॉज एप्लीकेबल होता है. तो जनरल पेनाल्टी क्लॉज क्या है? व्हाट इज जनरल पेनाल्टी क्लॉज? अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CGST एक्ट 2017 as well as respective state GST act, general penalty clause says that if there is no specific provision regarding penalty of certain offenses, then that offense will be punished by virtue of 125 of the CGST act, where the penalty is ₹25,000. 125 जो सेक्शन है वो यह व्यवस्था देता है कि अगर GST एक्ट में किसी भी अपराध के लिए कोई पनिशमेंट, कोई भी सजा निर्धारित नहीं की गई है बाय वर्चू ऑफ एनी सेक्शन, तो उस पे सेक्शन 125 के तहत पेनाल्टी का निर्धारण किया जाएगा. एंड इन दैट केस 125 says that the penalty may be imposed ₹25,000. So please remember, non-filing of GSTR 9C in time can lead to penalty of ₹25,000 under CGST and 25,000 under state GST. So total cost may be 50,000, or it may be construed that 25,000 is the penalty under both acts. So do not delay in filing of GSTR 9C. So students, this was the discussion about reconciliation statement which are required to be filed in the form number GSTR 9C. It is a part of the annual return. Hope that you have gained the knowledge about 9C. If you have something to say, please write in the comment box. Thanks for watching.